हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर। इसमें हमारी दो वीडियोस हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या था, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो टुडेज टॉपिक विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, या केमिकल रिएक्शन भी हम इनको कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली, नॉट 100%, बट आर यूजुअली इन गैसियस स्टेट, वही मेटल्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं मैक्सिमम, अधिकतर, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन। हालांकि ये लिक्विड में पाए जाते हैं, और जैसे ब्रोमीन हो गया, और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। बट मेजरली अगर हम इनको अपने माइंड के अंदर इनका क्लियर डायग्राम चाहे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात, जब भी नॉन मेटल्स वर्ड बोला जाए तो एक फिगर दिमाग के अंदर आनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर आना चाहिए कि नॉन मेटल है क्या। तो नॉन मेटल्स आर प्योर गैसेस। अब गैसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है, सल्फर ऑक्साइड है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वहां दो चीज आएगी, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन किसी न किसी के साथ में चीज जुड़ी है, तो वो नहीं है, वो कंपाउंड हो गए, वो अलग चीजें होगी। प्योर फॉर्म में जैसे N2H2 एक ही चीज हो, तो ये है हमारे नॉन मेटल्स। अदरवाइज अब हम इनके कॉमन डेफिनेशन की बात करें, जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि नॉन मेटल्स हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, चाहे स्टेट ऑफ उनकी कैसी भी हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कोई स्टेट हो, नॉन मेटल विल बी दोज एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित थी, तो उनके मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कि मेटल्स आर हैविंग 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल, जिनको वो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो उनके उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनी है। ऐसे यहाँ नॉन मेटल्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काफी कुछ हद तक डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नॉन मेटल्स की, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनके एटॉमिक नंबर को लिख लें पहले, तो ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर 6, 1, 8, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, विल बी 2, 4, इट विल बी 1, और ये हो जाएगा 2, 6, ये हो जाएगा 2, 5, ये हो जाएगा 2, 7। ये तो देखो यहाँ पहले हम बात करें कार्बन को लेकर के, तो कार्बन क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है ना ही गेन करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, या तो 4 लूज करते हैं 4 गेन करते हैं, तो शेयरिंग का काम करता है। तो यहाँ एक अलग प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन के बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा किसी के साथ में ताकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। वहीं बाकी के जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इनके वैलेंस में, यानी कि इनके ऑक्टेट को पूरा होने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें 3 की कमी और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये अगर हम इसको लूज करने की बात करें तो ये 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट लूज नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल भी अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेंगे जितने इनके पास कम है, ताकि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्या करेंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, जितने कम है उतने, 2 कम है तो 2 गेन करेगा, इसके पास 3 कम है तो इसके पास 1 कम है तो ये 1 को गेन करेगा। तो ये बात हुई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो ये नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, व्हाट विल बी देयर टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ केसेस में शेयर भी किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन के केस में हो रहा है और कार्बन के केस में हो रहा है। तो ये बात हुई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर।
जब ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये मान लो किसी के द्वारा कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नॉन मेटल्स जो होंगे, नॉन मेटल्स वो क्या करेंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में दे विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, उनके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो -1 2 के लिए -2 और 3 गेन करेगा तो -3 चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में बदल जाते हैं, दे आर चेंज टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड वी कॉल दीज आयंस एज एनायन, यानी कि नॉन मेटल्स के द्वारा जो आयन बनते हैं वो कैसे आयन होते हैं, एनायंस होते हैं। नॉन मेटल्स आर आल्सो known as electronegative element। नॉन मेटल जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उन्हीं को हम एक और नए नाम से बोलते हैं, और वो क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो इनके एनायन फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये जो नाम है इनका ये एनायन फॉर्मेशन के कारण है। देखो अब इस वर्ड को, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मींस नेगेटिव चार्ज, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम से। और दूसरी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव की, कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन मेटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है, उसके बारे में बात करें। अब हम शुरू करते हैं कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के साथ में नॉन मेटल्स का रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल सल्फर। अब इनके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है, ये जब आप इनको रिएक्शन कराओ तो इनके जो नॉन मेटल हम ले रहे हैं, जिनका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में करा रहे हैं, हाँ ये अब आप सोच सकते हो कि नॉन मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में, तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो था रिएक्शन ऑफ मेटल या नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और ये लगभग मेटल और नॉन मेटल सबके साथ में रिएक्शन करती है, इसलिए हमने कॉमन पॉइंट लिया है कि ऑक्सीजन के साथ ही इसका रिएक्शन शुरू किया जाए। तो ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स को लिखने की जो स्टेट होती है इसमें वेरिएशंस होती है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट जो होते हैं नॉन मेटल वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये कार्बन एटॉमिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 में पाया जाता है, जो सल्फर है वो ऑक्टा स्टेट में पाया जाता है, पकड़ एक स्ट्रक्चर W जैसा शेप बनाया है हमने। फास्फोरस है वो P4 फॉर्म में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप के अंदर पाया जाता है, चार जुड़ी होती है। तो इनका जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाएगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ जब भी हम वर्ड यूज करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, एक होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एरियल ऑक्सीडेशन की, क्योंकि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में तो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, वो कैटलिस्ट जो होते हैं उनमें रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से फिर ऑक्सीजन बनेगी, उस ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन होंगे, तो वो काम हम नहीं कर रहे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम कौन से कर रहे हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल वर्ड का मतलब होता है एयर, और एयर का मतलब क्या हो गया फिर, ऑक्सीजन। तो ये एरियल ऑक्सीडेशन हो, यानी कि वो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर पाई जाती है, और एयर से जब ऑक्सीडेशन की बात होगी दैट इज जनरली नोन एज कंबस्शन। तो ऑक्सीडेशन वर्ड जब हम सुनते हैं तो बहुत टफ सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा रिएक्शन है। अदरवाइज ये जलने की प्रोसेस का नाम कंबशन या बर्निंग भी हम इसको बोलते हैं, नहीं
तो फिर ऑक्सीडेशन बढ़ता है, जिसको केमिकली बोल ही रहे। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंबशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन जब भी जुड़े तो उसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम इसको कंबशन या बर्निंग के नाम से बोलते हैं। तो एक हवा की जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी किसी एलिमेंट के साथ में, खास करके नॉन मेटल्स के साथ में, तो वो कंबशन की प्रोसेस होती है। जल्दी जैसे कोयला है, कोयले को जलाया जाता है, तो ऐसे नाइट्रोजन को जब इस ऑक्सीजन के साथ जो है सल्फर को या फॉस्फोरस को, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर सकते हो नाइट्रोजन को छोड़कर, क्योंकि ये गैस है। बाकी लैब के अंदर होते हो तो आप उनको ऑक्सीडेशन का काम इनमें कर सकते हो, जल्द स्पैचुला के अंदर लेकर इनको और बर्निंग का काम कर सकते हो। तो कोयले को जब जलाया जाता है तो फॉर्म्स या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है वो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, मेन NO या NO2। अदरवाइज नाइट्रोजन फॉर्म 6 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। मेनली सबसे ज्यादा जो बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो NO2 बनता है। सल्फर जो है वो अपने ऑक्साइड को बनाता है SO2। फास्फोरस जो है वो बनाता है P2O5। ये इनके कॉमन ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स। अब इनके नाम क्या होंगे तो बताया था, पहले एलिमेंट का नाम तो कंप्लीट होता है, सेकंड वाले एलिमेंट का जो नाम होता है वो आइड में खत्म होगा। तो ये है कार्बन, ये ऑक्सीजन तो बन गया कार्बन ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन तो पूरा नाम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें तो है तो डाई ऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका पर्टिकुलर नेम है क्योंकि इसके वेराइटी ऑफ ऑक्साइड से नाइट्रिक, तो इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इट इज ए रेडिश ब्राउन कलर गैस। ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। मेन इंपॉर्टेंट पहचान इसकी ब्राउन कलर का गैस, ब्राउन कलर की गैस होती है। जो सल्फर है इसकी पहचान मिलेगी पंजेंट स्मेल, कोई कलर नहीं होगा इसका, इट हैज पंजेंट स्मेल। सो डू विद फास्फोरस, फास्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी भी पंजेंट स्मेल हमारे को मिलती है। तो ये हुई इनकी प्रॉपर्टी। अब पॉइंट्स अगर इनके नाम को लेकर के, तो पहला नाम आपने कंप्लीट बोलना, उसके बाद में ऑक्साइड इनके साथ में वो नाम बता देना। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये फास्फोरस, पांचवा ऑक्सीजन तो पेंटा ऑक्साइड। अदरवाइज कॉमन नेम बना इसका फास्फोरस ऑक्साइड। पेंटा ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं कि 5 ऑक्सीजन जुड़ रही है, केमिकली नाम इसका ऑक्साइड है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं यहाँ पर कि जो ऑक्साइड्स बने हैं उनका नेचर क्या है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या है? जैसे मेटल्स के जो ऑक्साइड थे उनका नेचर क्या था? बेसिक और एम्फोटेरिक था। ऐसे नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनके ऑक्साइड जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे दे विल बी कन्वर्टेड टू एसिड। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी के साथ में पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को विद प्रेशर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भरा जाता है ताकि वो उसमें ज्यादा तेजी के साथ में मिक्स हो जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस की कंपैरिजन तेजी से मिक्स होती है, और वाटर मिक्स होकर के ये क्या बनाती है? H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बन। और एसिड जो होती है दे आर सोर इन टेस्ट। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो सोर टेस्ट आता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड। अगर बॉटल को थोड़ी देर खोल के खुला छोड़ दें कोल्ड ड्रिंक्स को तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये वापस टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो सारी कार्बनिक एसिड खत्म हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा? वाटर बचेगा। और वाटर टेस्टलेस होता है, तो यू विल फील नो टेस्ट इन दैट कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट अगर ऐसी बात करें तो एक ऑक्साइड हो गया हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे एक है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे दे विल बी कन्वर्टेड टू रिस्पेक्टिव एसिड। ये सल्फर के एसिड में बदल जाएगा, ये हो जाएगा H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और कम अमाउंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये जो बनाएगा इट विल फॉर्म HNO2 और HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें नाइट्रिक एसिड ज्यादा बनती है, नाइट्रिक एसिड कम बनती है। तो ये हुआ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के लेकर। सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वाज, पहला केमिकल रिएक्शन किसका हुआ? मेटल्स, नॉन मेटल्स का विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ।
अब है रिएक्शन विद क्लोरीन। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनका रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ में कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? इसका फॉर्मूला H2, इसका 8 और इसका 4। अब आप इनके रिएक्शन कराओगे तो देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके वैलेंस में, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो दोनों का आप करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? HCl बन जाएगा। इसमें जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा? H2Cl2, सल्फर क्लोराइड या सल्फ्यूरस क्लोराइड बन गया। ऐसे इसमें जब आप करोगे तो ये बनाएगा या तो PCl3 कंपाउंड बनाएगा या PCl5 का कंपाउंड बनाएगा। तो क्लोरीन जब इनसे रिएक्शन करेगी तो एलिमेंट का नाम सेम और लास्ट में क्लोरीन, क्योंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट जब किसी जुड़ता है तो उसका नाम क्या होता है? लास्ट में आइड, तो नाम बढ़ गया क्लोराइड। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन हो, जैसे कार्बन है इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में हो, या सल्फर है इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में हो, और नाइट्रोजन को ले लो आप, इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करो तो कंपाउंड जो बनेंगे दे विल बी नोन एज हाइड्रेट्स। एलिमेंट का नाम पहले आ जाएगा, ई मतलब एलिमेंट हो गया, हाइड्रेट आप इसका नाम सफिक्स में ऐड करना। तो ये क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन, कॉमन नाम है। अदर कार्बन हाइड्रेट या कार्बन टेट्राहाइड्रेट, 4 हाइड्रोजन तो कार्बन टेट्राहाइड्रेट। इसमें करोगे तो ये बना लेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा अमोनिया NH3 और नाइट्रोजन हाइड्रेट। सो दीज आर द कंपाउंड्स which are formed when non metals react with hydrogen। वैलेंसीज के अनुसार कंबाइन, हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी है, नॉन मेटल्स के अकॉर्डिंगली +1 है, -1 है तो एक हाइड्रोजन, -2 दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे एंड सो। नेक्स्ट इज कंपैरिजन और रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हो जाएगा हमारे पास तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आ रहा है, नॉन मेटल्स जो केमिकल रिएक्शंस थे वो खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होने से फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड विल टेक प्लेस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आयनों से बनते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं तो क्या बनाएंगे? नेगेटिव आयन। तो वैलेंसीज के अनुसार ये आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा ये मान लो M मेटल हो गया, N नॉन मेटल हो गया, तो ये इसके साथ जुड़कर ये जो कंपाउंड बना है दिस इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। एक जनरल फॉर्मूला आपको बताएं, ये क्या बन गए? आयनिक कंपाउंड। ये मेटल है, ये नॉन मेटल, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अनुसार जब फॉर्मूले को क्रॉस करके बनाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नेचर होगा आयनिक नेचर, सो इट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल करते हैं इस तरह से इनके। फॉर एग्जांपल ये सोडियम मेटल हो गया, इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ में करें तो देखो कैसे होगा। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगी? 2 8 एंड 1, और क्लोरीन का करेंगे तो एटॉमिक नंबर 17 2 8 एंड 7। सो ये है सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 को हमने लेवल डॉट स्ट्रक्चर डॉट से रिप्रेजेंट किया। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 7 इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट किया क्रॉस से। एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से किया तो दूसरे वाले को क्रॉस से करना, पहले वाले क्रॉस से किया दूसरे वाले को डॉट से करना। अब आप देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन,
तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ताकि पीछे का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको क्लोरीन गेन कर लेगा ताकि इसका लास्ट ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, इट विल बी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इन दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव डैश Cl नेगेटिव। ये जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन का नाम है आयनिक बॉन्ड। दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों के लूज होने से या गेन होने से ये चार्ज बना है। या जो चार्ज इनके पास हो स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब फिक्स, चार्ज इनके पास फिक्स, एक दिया तो +1, एक लिया तो -1, दो इलेक्ट्रॉन दिया किसने तो +2 फिक्स हो जाएगा, दो गेन करेगा तो -2। तो चार्जेस क्या है इनमें फिक्स्ड होते हैं, इसलिए नाम हो गया इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आर द सेम नेम फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कंपाउंड्स। और एग्जांपल कर लेते हैं हम इनके अंदर। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मेटल। अब इनके बीच में रिएक्शन कराओगे तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। अब बॉन्ड बनाएंगे तो सोडियम विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बार हमने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के सिंबल एक्सचेंज कर दिए। तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है। तो उनको आप दिखाओ 1 2 3 4 5 and 6। अब देखो यहाँ जो सोडियम है वो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके वैलेंस में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे हमें एक सोडियम को और आगे लाना पड़ेगा ताकि टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल गेन, या टोटल गेन शुड बी इक्वल टोटल लॉस। तो अब हमने एक सोडियम को और लगा दिया इसके पास में टू ट्रांसफर 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने पर 2 सोडियम यूज हो रहे हैं, तो 2 सोडियम यूज हो रहे हैं, ये बन गया Na2। और ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 1। ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सोडियम ने क्या किया है, +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ सोडियम को लिखे हैं, चार्ज ने +1 लिखा है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसे हमें समझना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसलिए +1 है। इसका मीनिंग ये नहीं कि 2 सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दिस इज नॉट इट्स मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 ने 2 लूज किए, इसलिए यहाँ 2 नेगेटिव हो गए इसके पास। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, कैसा बॉन्ड हो गया, आईबी, यानी कि आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये ले लिए। अब इनके बीच में रिएक्शन करो तो मैग्नीशियम का नंबर 12, इसका नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना हो जाएगी फिर 2 8 and 6, ये हो गया। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और सल्फर के वैलेंस में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर हो गया। अब देखो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है और मैग्नीशियम के पास में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज कर देगा, इसको लूज करेगा तो हम इसको we will represent it like this। ऐसा किया तो मैग्नीशियम के पास क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया, और सल्फर के पास में क्या हो गया, -2 चार्ज। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दे विल फॉर्म द बॉन्ड डैश सल्फर। कौन सा बॉन्ड बना, दिस इज आईबी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। So this is how the ionic bond is formed or ionic compounds are formed when metals and non-metal react। ये वो एग्जांपल थे जो ये बता रहे थे कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा और जो कंपाउंड बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड का एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपको इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ध्यान रखना है वो है NaCl, नमक, जो हम घरों में यूज करते हैं। जो घरों में नमक यूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म में फिर भी है सॉलिड फॉर्म के अंदर।
उसको मशीनों से पाउडर फॉर्म बदला जाता है। अदरवाइज नेचुरल जब उसको ऑब्टेन किया जाता है इट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में। क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े इसके NaCl के भी क्रिस्टल्स होते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ेंगे तो आपको NaCl की ध्यान में रखना है। आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो सारी NaCl से मैच करके ही मिलेंगी आपको, बिकॉज NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। तो बाकी जो आयनिक कंपाउंड लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये वो कंपाउंड यू मे हैव सीन और यू माइट हैव नॉट सीन, लेकिन NaCl तो सबने देखा है और यूज भी करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट, तो जो सॉल्ट होता है NaCl, ये फिजिकली किस फॉर्म के अंदर होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। जो सॉलिड जब बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, तो यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग होती है, प्रॉपर पैकिंग होती है इनके आयनों को लेकर के। सोडियम के बाद क्लोरीन आयन होंगे, क्लोरीन के बाद में सोडियम आयन होंगे, सोडियम के बाद फिर क्लोरीन आयन। देयर इज रेगुलर रिपीटेशन ऑफ आयंस इन ऑल थ्री डायमेंशंस, ऊपर नीचे आगे पीछे की तरफ में हर जगह पर क्या होगा? एक रेगुलर रिपीटेशन होगा, एक रेगुलर सीक्वेंस होगा, एक पैकिंग होगी, अरेंजमेंट होगी ऑफ आयंस। ऐसा नहीं होगा कि कोई आयन कहीं पर भी होगा, कोई स्पेस नहीं होगा उनके बीच में, कोई कम, ऐसा नहीं होगा। सो दे आर हैविंग परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन टाइप का इनका स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एग्जांपल ले लिया, तो NaCl को देखो, NaCl को क्या हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बॉईल कर सकते हैं, जब मेल्ट नहीं हो रहा तो बॉईल होने में तो और ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हम उनको इजीली मेल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पानी में डाल दिया और उसमें पिघल गया, वो नहीं, हीट करके मेल्ट करना होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सोडियम और क्लोरीन को लेकर के, इनके अंदर क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे मजबूत फोर्स, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है आयनिक कंपाउंड से। NaCl क्या हो गया? एक आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी होती है, इसके कारण ये जुड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली चीजों को मेल्ट अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। कुछ एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उनको मेल्ट करने के लिए कितने एनर्जी की या कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया लिथियम क्लोराइड, LiCl। लिथियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड 1570 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 273, इसमें माइनस कर दो, सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। बट जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, दे आर जनरली मेजर्ड इन केल्विन, इसलिए हमने यहाँ केल्विन का जिक्र किया। ऐसे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1738 केल्विन, 1738 केल्विन, 1738 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तब जाकर के जो नमक है वो मेल्ट होना शुरू होता है। ऐसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दैट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को अगर मेल्ट करना हो तो इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा 1870 केल्विन, 1870 केल्विन, 1870 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी, चार्ज जितना ज्यादा इनके अंदर बढ़ता चला जाएगा, वैसे इनकी बॉन्डिंग पूरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज करता चला जाएगा। लिथियम के अंदर +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 है, सोडियम पे +1 है, क्लोरीन पे -1। तो लिथियम क्या था? थोड़ा वीक एलिमेंट था, इसलिए यहाँ बॉन्ड हल्का वीक रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा। सोडियम उससे स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हो गया, इसलिए टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। कैल्शियम और स्ट्रॉन्ग वाले एलिमेंट में आ गया तो इसका बॉन्ड क्या हो गया? और स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर के, तो यहाँ मैग्नीशियम अकेले के पास है -2 और ऑक्सीजन अकेले के पास हो गया -2 चार्ज, ये +2 चार्ज और ये हो गया -2 चार्ज।
तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज्यादा। तो इनका टेम्परेचर होता है 3873 केल्विन, 3873 केल्विन का टेम्परेचर मिलेगा। तो ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके बीच में। सो दीज टेम्परेचर्स दे इंडिकेट दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस। दो प्रॉपर्टी कर ली हमने, फिजिकल स्टेट की बात कर ली है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें। नेक्स्ट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग होता है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व होंगे या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी मींस डिसोल्यूशन इन वाटर, पानी के अंदर मिक्स करना होता है। तो पानी के अंदर जब हम इनको मिक्स करेंगे तो देखो पहले हम इनके नेचर को समझते हैं। एक आयनिक कंपाउंड ले लिया हमने नमक, नमक को आप पानी में डालते हो तो बहुत तेजी के साथ मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स होता है, अब हम उस कारण को समझने की कोशिश करेंगे। ये है वाटर, वाटर के स्ट्रक्चर को हमने एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अभी क्या था, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से ऑक्सीजन के पास आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को हो जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही है, ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो सेकंड हाइड्रोजन के पास में डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज कर देगा। अब देखो जो वाटर है चार्ज, वाटर के अंदर क्या आ गया, चार्ज, और चार्ज वाली चीजों को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल के नाम से, दे आर पोलर मॉलिक्यूल। और वही बात किसके अंदर आ रही है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें भी क्या है, चार्ज, यानी कि भी कैसे नेचर के, पोलर नेचर के, पोलर नेचर, पोलर मींस चार्ज और चार्ज मींस पोलर। तो जो आयनिक कंपाउंड है दे आर पोलर इन नेचर। आयनिक कंपाउंड जिसमें आप डाल रहे हो वो कौन है, वाटर। तो वाटर भी कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है और चार्ज्ड पार्टिकल। तो क्या होगा, जब वाटर के अंदर जब आयनिक कंपाउंड्स को डालते हैं तो वाटर के अपोजिट चार्ज आयन आयनिक कंपाउंड्स के अपोजिट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है वाटर का, नमक को जब हम डालेंगे तो क्लोरीन को अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्ज होने के कारण से, और सोडियम को अट्रैक्ट करेगा वाटर का ऑक्सीजन। जैसे हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो अपोजिट चार्ज है वो नमक के चार्जेस को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड या नमक जो होता है वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व कर जाता है, बहुत तेजी के साथ डिसॉल्व करता है। वहीं अगर हम नॉन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज उन पर चार्ज होगा नहीं। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन पर तो चार्ज है, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी, तो सॉल्युबिलिटी कैन नॉट बी देयर। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उनको आप नॉन पोलर चीजों में मिलाओगे तो उसमें मिक्स हो जाएंगे। हमारी प्रॉपर्टी चल रही थी आयनिक कंपाउंड्स में, तो आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ आयनिक इंटरेक्शन और बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस के कारण ये मिक्स हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक फ्रेज के नाम से, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मीनिंग ये होगा जो जैसे में हो, जो जैसा होता है वो वैसे मिल जाता है। ये आयनिक है तो आयनिक चीजों मिक्स हो रहा है। आयनिक कंपाउंड को अगर आप नॉन आयनिक कंपाउंड जैसे ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, कोई भी आप ऑयल ले लो, दे आर नॉन आयनिक कंपाउंड्स। तो नमक को आप नॉन आयनिक कंपाउंड से मिला करके देखो, इट विल नॉट डिसॉल्व बिकॉज वहां इंटरेक्शन नहीं हो रही उनके बीच में, चार्जेस आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द कोवलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो ये बात है solubility को लेकर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लास्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन सॉलिड फॉर्म,
जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर का काम है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो काम होता है, इट इज कैरिड बाय चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर का जो काम है वो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से बोलते हैं, या फिर आयन कर सकते हैं। और आयन कब करेंगे? जब वो फ्री हो। तो जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें करंट बहुत तेजी के साथ चलता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को उठा के एटम से दूसरे एटम, दूसरे से आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस आर प्रेजेंट। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं, वैसे आयन भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, आयन भी चार्जेस को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में जब कंपाउंड होते हैं तो उनके आयंस कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या हो गया? आयन उनके एक दूसरे के साथ में पैक्ड है, लाइक NaCl, ये जुड़े हुए आपस में, ये फ्री नहीं है टू कैरी द चार्जेस। लेकिन जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या होगा? आयन अलग अलग हो जाते हैं। ये वाटर हो गया और वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया, तो सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग। अब क्या हो गया? आयंस आर फ्री। तो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर क्या हो गया? आयंस आर इन फ्री स्टेट, आयन फ्री हो गए, और फ्री हो गए तो नाउ दे कैन कैरी द चार्जेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। Hence, we can say that in solid form, because of close packing of ions, ionic compounds are bad conductor. But in molten state, यानी कि जो पिघल जाते हैं, या in liquid form और in solution form, तब इनके आयंस क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, distantly apart हो जाते हैं और free हो जाते हैं चार्जेस को कंडक्ट करने के लिए. So therefore, in solution form, they become good conductor.